हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। तो आज की यह क्लास जो है क्लास 12th के केमिस्ट्री के जो हम आपको मॉडल पेपर दिए थे उस मॉडल पेपर 4 यानी कि मॉडल पेपर 4 का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का क्लास है। इससे पहले मॉडल पेपर 1, 2 और 3 का जो है हम वीडियो बना दिए हैं और आप सभी लोग उसको देख भी लिए हैं। ऑब्जेक्टिव भी जो है पूरा 5 मॉडल पेपर का हम करवा दिए हैं और ये वही मॉडल पेपर है जिस मॉडल पेपर को पढ़ के आप केमिस्ट्री में जो है 70 में 70 ला सकते हैं। मात्र 11 रुपया में आपको हम दिए थे। ठीक है, तो चलिए आज की इस सभा को हमने के शुरू करते हैं और सभा में जो है पहला ही प्रश्न आया है। देखिए, प्रश्न है कि निम्नलिखित औषधियों में से किन्हीं 2 का जो है नाम लिखेला है। मतलब कि 4 गो दे दिले है। ठीक है, 4 गो इन चारों में से जो है 5 गो दिले है और 5 में से जो है कोनो 2 गो के जो है औषधि के नाम बता देला है। जैसे पीरा हरी, दर्द को हरने वाला 2 गो दवाई के नाम, एगो कोनो या ई जो है विसंक्रामिया, प्रतिजैविक, हिस्टामिन या ज्वरनाशी। ये 5 में से कोनो 2 गो के जो है दवाई के नाम बता दीजिए। हम 5 के 5 आपको लिख दिए। जैसे देखिए पीरा हारी के लिए आप एस्पिरिन खा लीजिए, शरीर के दर्द जो है दूर हो जाए। अगर जो है विसंक्रमियों की बात करें तब विसंक्रमियां अगर हो जाती है तो आपको जो है बायोथायोनॉल खा लेना चाहिए, है कि नहीं। फिर प्रतिजैविक के लिए जो है आपको पेनिसिलिन लेना चाहिए, है कि नहीं। नेक्स्ट है प्रतिहिस्टामिन के लिए जो है डाइफिनाइल हाइड्रामीन ले लीजिए, डाइफिनाइल हाइड्रामीन। प्रतिहिस्टामिन का होता है तो जब हमने के जो है किसी चीज से एलर्जी हो जाता है। ज्वरनाशी बुखार को कम करने के लिए पैरासीटामोल। आपको कोनो 2 गो के लिखेला है तब पीराहारी, विसंक्रमिया, 5 में से कोनो 2 गो के हम 5 बता दिए हैं, 2 गो आपको याद रखेला है। इतना ही VVI क्वेश्चन है कि एकरा में से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है सर, आइए नेक्स्ट पे बात करते हैं। साबुन की शोधन की क्रिया की व्याख्या करें। साबुन देखे हैं जेकरा से आप नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं, है कि नहीं। तो साबुन की शोधन की क्रिया विधि बताना था। तो आपको मालूम है कि साबुन जो है किससे बना हुआ है। साबुन जो है चिकनाई वाले पदार्थों जैसे कि वसा और तेल से मिलके बना होता है। साबुन जो है क्या होता है तो द्रव स्नेही होता है, यानी कि पानी से जो है उसका प्यार होता है, लगाव होता है। लिखेला कैसे शुरू करेला है तो वो बात पे हम लिखे आते हैं। ठीक है, लिखेंगे कैसे, साबुन की शोधन की क्रिया लिख के डैश दे देंगे और उसमें लिखेंगे कि साबुन जो है चिकनाई वाले पदार्थों जैसे कि वसा और तेल से मिलकर बना होता है जो द्रव स्नेही होता है। द्रव स्नेही होने के कारण जब इसको साबुन को जो है कपड़ा पे हम लोग लगाते हैं तो उसमें जो भी जो है दाग धब्बा को जो है साबुन जो है पानी के साथे जो है अपनी ओर खींच लेता है और पानी के साथे बाहर बहा देता है। इस प्रकार जो है एगो साबुन का जो है शोधन विधि किया गया है। शोधन विधि मतलब समझें, यानी साबुन को बनाया कैसे गया है तो साबुन को इसी प्रकार बनाया गया है। अगर आपको याद नहीं होता है तो फिर से तनी समझिए कि साबुन की शोधन क्रिया लिखना है, डैश देना है और उसमें हम नीचे लिखेंगे कि साबुन जो है चिकनाई वाले पदार्थों जैसे वसा और तेल से मिलकर बना हुआ है जो द्रव स्नेही होता है। द्रव स्नेही होने के कारण जब इसे हम लोग कपड़े पे डालते हैं तो कपड़ा के दाग धब्बा को जो है ये पानी के साथ खींच लेता है और पानी के साथ बहा देता है, बाहर निकल जाता है, तब तो आपका कपड़ा जो है साफ हो जाता है कि नहीं। चलिए, ये सब बहुआ वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग जो है बहुलकों में क्या अंतर है। बड़ी बढ़िया, आपको हम पढ़ाए होंगे कि थर्मोप्लास्टिक का है वैसा प्लास्टिक जिसको जलाने पर जो है गल जाता है उसको जो है थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। वैसा प्लास्टिक जिसको गलाने पर नहीं गलता है, मतलब जला दिए तो वो नहीं गलेगा, उसे कहते हैं थर्मोसेटिंग बहुलक। बात समझ गए। जैसे कि थर्मोप्लास्टिक, आप पॉलीथीन में सब्जी लेके आते हैं तो पॉलीथीन को आग में डालिए तुरंत गल जाता है, तो क्या होगा, थर्मोप्लास्टिक होगा। थर्मोसेटिंग तो आप जो है कोनो प्लास्टिक के देखे हैं जैसे कि PVC पाइप जो आपके घरे लगा रहता है उसको जलाइएगा तो जल्दी नहीं गलता है, मालूम है। तो आपको लिखेला था अंतर, लिखेला था अंतर कैसे लिखते हैं तो थर्मोप्लास्टिक एक तरफ लिखेंगे और एक तरफ जो है थर्मोसेटिंग लिख के लिखेंगे कि इन दोनों में निम्नलिखित अंतर है।
थर्मोप्लास्टिक में क्या लिखेंगे, तो थर्मोप्लास्टिक जो है कम ताप पर ही जो है गलने लगता है, और थर्मोसेटिंग जो है अधिक ताप पर भी नहीं गलता है। थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण पॉलीथीन डाल दीजिए, थर्मोसेटिंग के जो है ये पाइप जो घर में आप उपयोग करते हैं वो डाल दीजिए। ठीक है, इसको जो है कम ताप की आवश्यकता होती है, इसको अधिक ताप की आवश्यकता होती है गलने के लिए। 3-4 गो अंतर आपको लिख देना है, ये तो बहुआ वाला चीजें है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि किन्हीं दो निम्नलिखित बहुलकों की एकलक एवं संरचना लिखिए। देखिए क्वेश्चन अगर आपसे 2 नंबर में पूछता है ना, तो आप जो है इसके एकलक भी लिखेंगे, इसकी संरचना भी लिखेंगे। अब 5 नंबर में भी इक्वेशन पूछता है, याद रखिएगा। जैसे देखिए 4 गो के नाम दिल है, पीवीसी, नाइलॉन 66, पॉलीथीन और पॉलीमर। ये पीवीसी दोनों चारों में से कोनो 2 गो के एकलक लिखिए और ओकर जो है संरचना भी बनाइए। ताइए हम आपको बउआ के तरह बता देते हैं। देखिए पीवीसी के एकलक का होता है, तो पीवीसी के एकलक के नाम है विनाइल क्लोराइड। काची तो विनाइल क्लोराइड। अब विनाइल क्लोराइड के संरचना होता है कि बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH और ओकर ऊपर जो है Cl आ बॉन्ड आ ब्रैकेट में N है, जो बॉन्ड दर्शाता है कि इसके बाद भी जो है ना और आगे है। ठीक है, पीछे भी बहुत सारा जुटल है और आगे भी जुटल है। तो आप याद रखिएगा कि पीवीसी के एकलक कौन सा है, विनाइल क्लोराइड है। इसकी संरचना कहेगा तो संरचना भी जो है ना बना के संरचना लिख के डैश दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब कहाँ है नाइलॉन 66 के, तो नाइलॉन 66 के एकलक के नाम है हेक्सामेथिलीन डाईएथीन। काची हेक्सामेथिलीन डाईएथीन जो है एक एकलक के नाम है। एकर अगर इसका दूसरा नाम जो है एडिपिक अम्ल भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब इसकी संरचना आपको कहला बनाएला, तो संरचना देखिए कितना बड़का है, आपके लिए बना के हम रखे हुए हैं। संरचना देख लीजिए, ये जो है ना संरचना है, ए बॉन्ड N के ऊपर H है, फिर CH2 6 और N के ऊपर H आ C डबल बॉन्ड O और फिर CH2 4 आ बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और फिर N। तो ये जो है इसकी संरचना है। आपको जो आसान लगे तो दुए को तो बनाएला है कि नहीं। तो ये काची के था, तो ये था भाई ये नाइलॉन 66 के। अब पॉलीथीन के कहेगा, तो पॉलीथीन जो है आपको मालूम है ना। देखिए नाइलॉन 66 के जो है ब्यूना N ब्यूना S भी जो है ना एकलक होता है, याद रखिएगा। पॉलीथीन के कहेगा बनावेला, तो पॉलीथीन के जो है एकलक के नाम देख लीजिए। पॉलीथीन के एकलक जो है एथीन या एथिलीन दोनों हो सकता है। पॉलीथीन के एकलक एथीन भी है और एथिलीन भी है। एक संरचना देखिए कितना आसान है, तो ये वाला संरचना बना दीजिएगा, है कि नहीं। पॉलिस्टर के एकलक के बात करेंगे तो पॉलिस्टर के एकलक के एगो के नाम है एथिलीन ग्लाइकोल और एगो के नाम है टेरिथाइलिक अम्ल, या एकरे जो है दूसरा नाम है टेरिथाइलिक अम्ल। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल का ही नाम है टेरिथाइलिक अम्ल। और इसकी संरचना आपको कहेगा, तो संरचना जो है यहाँ पे दिया गया है सर, देख लीजिएगा, संरचना कॉपी में बना लीजिएगा। ये सब जो है ना एकदम कार्बनिक रसायन का जो है बीबीआई क्वेश्चन कहते हैं ना, उस क्वेश्चन में से है जो आप नहीं पढ़ के जाते हैं तो आप पछताएंगे, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए मॉडल पेपर में हमने जो बनाया है मॉडल पेपर, उसमें ऑलरेडी ये सब को दे रखे हैं। अब ये सब हो गया कि किन्हीं दो निम्नलिखित बहुलक की एकलक एवं संरचना लिखिए, तो ये जो है आप कर लेंगे। देखिए बहुत सारे लेखन क्या करते हैं कि टीचर के नोट्स में से नहीं लिखते हैं भाई, वो क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर कहाँ से आंसर लिख लेते हैं, जो जटिल जटिल शब्द होता है, मतलब कि बहुत कभी आप सुने नहीं होंगे शब्द, वो याद नहीं होता है। इसीलिए हम आपको जो है ना सॉल्यूशन वीडियो बना के दे रहे हैं। ठीक है सर, चलिए अब बात करते हैं कि एमिनो अम्ल क्या है, उदाहरण सहित लिखें। बउआ वाला बातें कहा है कि एमिनो अम्ल का है, तो एमिनो अम्ल वैसे अम्ल जिसमें कि एमीन और कार्बोक्सिलिक समूह दोनों होता है, उसी अम्ल को क्या कहते हैं, एमिनो अम्ल कहते हैं। एमीन मतलब कि NH2 भी होखे और कार्बोक्सिलिक समूह मतलब कि COOH भी होखे, तो यह होता है का एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल के कोनो सूत्र बता देवे तो हम जो है उसको 1 रुपया देंगे। NH2 CH2 उसके बाद जो है ना COOH, ई जो है एक सूत्र होता है। ठीक है, चलिए तो एमिनो अम्ल के सूत्र होता है, एमिनो अम्ल का होता है आप समझ गए, जिसमें एमीन भी होता है और जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल भी होता है, उसी अम्ल को कहते हैं एमिनो अम्ल। उदाहरण लिखेला कहेगा तो उदाहरण जो है जो लिखल है ट्रिप्टोफेन, उसके बाद जो है बहुत सारे एमिनो अम्ल के उदाहरण है, एस्पिरिडीन का जो है, ये सब आप बउआ की तरफ पढ़े होंगे हमसे कार्बनिक रसायन में। अब जो है नेक्स्ट पे बात करते हैं कि DNA के पूर्ण जल अपघटन से प्राप्त यौगिकों के नाम बताइए।
अगर डीएनए का आप पूर्ण जल अपघटन करवा दिए, एगो कहता है क्वेश्चन कि अर्ध जल अपघटन, एगो कहा है कि पूर्ण जल अपघटन आप करवाएं, तो आपको कौन कौन सा यौगिक प्राप्त होगा आप बता सकते हैं? आइए सर बताते हैं। देखिए, अगर आप डीएनए लिखे हैं, इसका जल अपघटन करा रहे हैं, जल के साथ क्रिया करवाएंगे ना, तो डीएनए के जल अपघटन करवाने पे जो है आपको काम मिलता है, तो बी बॉन्ड D2, जब बीटा है, बी नहीं है बीटा है, तो बीटा बॉन्ड D2 ऑक्सीराइबोज फास्फोरिक अम्ल और एडेनिन मिलता है। एडेनिन के जगह जो है गुएनिन भी होता है, थायमिन भी होता है, ठीक है। तो ये सब जो है ना, इसके उदाहरण भी हैं। तो आपको जो है याद रखेला है कि डीएनए के अगर जो है जल अपघटन हमनी के कराएंगे तो काची होता है, तब बीटा D2 ऑक्सीराइबोज फास्फोरिक अम्ल और एडेनिन प्राप्त होता है। ऑक्सीराइबोज के जगह यहाँ पे कॉमा लगा दीजिएगा, ये नहीं कि बीटा D2 ऑक्सीराइबोज फास्फोरिक अम्ल लिखे में है, ये दोनों अलग है। बीटा D2 ऑक्सीराइबोज और उसके बाद फास्फोरिक अम्ल प्राप्त होता है और फिर एडेनिन प्राप्त होता है। याद रखिएगा कि डीएनए का अगर आप जल अपघटन करवाएंगे तो आपको जो है काका मिलेगा। बातें समझ में आती है सर? एकदम आपको समझ में आ रही होगी। अगर हमारा लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रहा है तो समझिए कि का आप कहल जाए। नेक्स्ट बात करते हैं कि 2 विटामिन के नाम बताइए और उससे कमी से होने वाले रोग बताइए। विटामिन से क्वेश्चन पूछेगा, इस बात की गारंटी है। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो तनी मनी इस वीडियो को अभी रोक दीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए कि विटामिन के नाम याद करने के ट्रिक और उसके कमी से होने वाले रोगों के ट्रिक। सबसे वायरल और सबसे ज्यादा देखे जाने वाला वीडियो हमारा आएगा, जो आप जो है देख के कुछ ही मिनटों में सब कुछ याद कर लेंगे। यहाँ पे कहा है कि 2 विटामिन के नाम, तो 2 विटामिन ए लिख लीजिए, विटामिन बी लिख लीजिए, विटामिन सी, विटामिन डी, 4 गो है कि नहीं। अब दोनों विटामिन से होके वाला रोग के नाम बताइए। तब विटामिन ए से क्या होता है, विटामिन बी से क्या होता है आप नहीं जानते हैं। विटामिन बी से बेरी होता है, विटामिन सी से स्कैर्बी होता है, विटामिन डी से रिकेट्स होता है, विटामिन ए से क्या होता है कमेंट बॉक्स में बताओ। रतनदी सुने हैं? चलिए वेरी गुड, सब बहु वाला बातें था। आइए एक बार क्वेश्चन पूछ ले है, एनिलीन जो है दुर्बल भस्म है, भाई व्याख्या करके तनी बताओ तो एनिलीन जो है दुर्बल भस्म है। तो देखिए एनिलीन कैसे बनाते हैं, तो बेंजीन रिंग के ऊपर जो है अगर NH2 है तो क्या होता है, एनिलीन होता है। तो आई देखिए, तो N पर जो है 2 निर्जन युग्म होता है, मालूम है आपको, 2 निर्जन युग्म यहाँ पे होता है। मतलब कि निर्जन युग्म मतलब कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है कि त्याग नहीं करता है, अनुनाद बना लेता है, अनुनाद। तो अनुनाद बनाने के कारण ही जो है ये दुर्बल भस्म होता है। अगर ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन त्याग करके किसी के साथ जुड़ जाता तो ये दुर्बल भस्म नहीं होता, अम्ल हो जाता। लेकिन ये जो है N अपन इलेक्ट्रॉन के त्याग नहीं करता है और क्या करता है, अनुनाद बना लेता है, इसी कारण ये दुर्बल भस्म है। आप कहेंगे सर हम लिखेंगे कैसे, तो लिखे वाला प्रोसेस पे आते हैं। तो एनिलीन दुर्बल भस्म है क्योंकि एनिलीन में बेंजीन रिंग के ऊपर जो NH2 में N पाया जाता है, वो N के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है अनुनाद बना लेते हैं, इसी कारण जो है एनिलीन का होता है तो दुर्बल भस्म होता है। कैसे लिखला है समझ गए? तो एनिलीन में बेंजीन रिंग के ऊपर जो NH2 होता है और NH2 में N जो होता है उसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है अनुनाद बनाते हैं, जिसके कारण जो है ना ये दुर्बल भस्म होते हैं। बात समझ गए? चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो बउआ की तरह हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री को, तो बउआ की तरह ही पढ़ेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे कहा है कि इन्हें कैसे परिवर्तित करेंगे। एगो देले है एनिलीन से जो है बनाना है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनावेला है। एगो कहा है कि एसीटामाइड से इथाइलेमिन बनावेला है। लइकन के देख के तो एकदम लगता है कि यार बाप रे बाप कैसन क्वेश्चन पूछ दिया, बनबे नहीं करेगा। आइए सर हम आपको बताते हैं। एनिलीन लेवला है मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ओकरा जो है ट्राई ब्रोमो, तो ट्राई ब्रोमो, ट्राई मतलब 3 और ब्रोमो मतलब क्या होता है, ब्रोमीन। तो अभिक्रिया करवा दीजिए 3 गो ब्रोमीन के साथ आ जाएगा, है कि नहीं। अरे यार देखो हम करवा दिए हैं, चिंता मत करो। देखो एनिलीन है, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 है, एनिलीन हो गया। इसको अभिक्रिया करवा दीजिए 3 गो Br2 से। जब अभिक्रिया करवा दीजिएगा तो देखिए एनिलीन से ऊपर एगो Br जा, एगो Br जा, एगो जा। तो गिनती यहाँ से शुरू करते हैं 1 2
3, 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6। इसको यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, हमने के काची बनावेला था नाम तनी देख लीजिए। देखिए नाम था 2 4 6 होना चाहिए, तो 2 4 6 पे होना चाहिए, है कि नहीं। तो 2 पे एगो उसके बाद 4 पे एगो होना चाहिए, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। चलिए 2 पे 4 पे एगो Br है और एगो है 6 पे, तो इसका क्या नाम हो जाएगा 2 4 6। 3 गो ब्रोमीन है, तो 3 गो के जगह क्या लिखेंगे, ट्राई लिखेंगे, तो यहाँ पे ट्राई लिख देंगे। 3 गो जो है क्या है, ब्रोमीन है, तो ट्राई ब्रोमो लिखेंगे, ट्राई ब्रोमो लिख दिए। आई पूरा के हमने के क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। बेंजीन के ऊपर NH2 है, तो एनिलीन बन गया। चलिए कैसे बना है, तो आपको पहले लिखेला है कि एनिलीन को अगर जो है ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो ट्राई ब्रोमो जो है एनिलीन प्राप्त हो जाएगा। और नीचे रिएक्शन लिख देवेला है, रिएक्शन के नीचे जो है लिख देना, एक इस सब के नाम लिख देना, एनिलीन और एनिलीन ई का है, ये जो ब्रोमीन है, ठीक है। चलिए ई ब्रोमीन है, इसको अभिक्रिया हमनी के कराएं तो इकाची बना, तो ये कर नाम लिख देंगे। बातें समझ गए, और समझदार बात होगा सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। एसीटामाइड से इथाइलेमीन बनाया है, वाह। एसीटामाइड से जो है इथाइलेमीन बनाया है, इस पर भी जो है हमनी के चर्चा कर लेते हैं। देखिए एसीटामाइड का आप सूत्र देखें, चलिए नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिए। एसीटामाइड का जो है सूत्र क्या है, CH3 C के ऊपर जो है डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हमनी के CO भी लिख सकते थे, ठीक है। ऐसा हूँ देखिए CH3 CONH2 ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन अभी क्रिया करावेला है 4H के साथ है, इसीलिए इसको अलग अलग लिखे हैं। तो ये एसीटामाइड को जो है आप अगर हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाइएगा LiAlH2, जिसको बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ ये उत्प्रेरक है, ये क्या है, तो इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में आप अभिक्रिया करवाइएगा तो जानते हैं बाहर क्या निकलता है, NH निकलता है और एल्कोहल निकलता है, एथिल एल्कोहल, ये वाला जो है बाहर निकल जाएगा। तो आपको क्या मिल गया भाई, तो आपको देखिए तो क्या मिला है, एथिल एमीन मिला है कि नहीं मिला है। यहाँ पे जो है आपको बनावे लगा था, तो देखिए तो एथिल एमीन बनावे लगा था, बन गया है भाई। अब एथिलेमीन जो है बन गया। देखिए इंग्लिश में जो है इसको एथाइल एमीन कहते हैं, एथाइल एमीन। अरे एमीनों के मीनिंग हम गलती ये लिखी थी, एथाइल एमीन, लेकिन हिंदी में लिखते हैं तो इसको इथिल बोलते हैं, ठीक है, एथिल। तो यो बात ध्यान रखिएगा, इसलिए IUPAC नाम जब भी आप लिखिएगा ना तो इसको जो है इंग्लिश में लिखिएगा, अच्छा रहता है। चलिए तो ये रिएक्शन आप समझ गए, चलिए वेरी गुड। कॉपी में आप नोट करते चलिए, नोट करे से क्या होता है ना, याद हो जाता है और आप परीक्षा में जाएंगे तो भूलेंगे नहीं, इस बात को जो है आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखिए। यहाँ पे जो है ना फोटो लगा दिया है, टाइपिंग करे वाला तेज है सब हमारा भी, तो फोटो लगा दिया है, टाइप नहीं किया है, तो फिर हमको लिखना पड़ गया है। बताइए एक नाम जो है क्या होगा, IUPAC नाम। तो IUPAC नाम आपको लिखेला हम सिखाए थे ना, अगर नहीं आप सीखे हैं तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए IUPAC नाम लिखने का ट्रिक बाई सनी सर, हम आएंगे सर, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले हमने के छटकल के लिखते हैं, तो यहाँ पे N है, तो N पे जो है 2 गो का है, CH3 है, तो का लिखेंगे N, N, 2 गो का है CH3, तो 2 गो के का लिखते हैं, तो 2 गो के हमने के कहते हैं डाई, और डाई के बाद ई का है CH3, तो मेथिल है, तो मेथिल है। कैसे लिखें आपको मालूम चला, आप कहेंगे सर नहीं मालूम चला। देखिए N पे के गो है, 2 गो CH3 है, तो 2 बार हम N लिखे NN, और 2 गो CH3 है, तो 2 गो CH3 के क्या कहते हैं, डाई, या CH3 के नाम होता है मेथिल, NN डाई मेथिल। अब लिख दिए। अब देखिए ये पूरा के का नमूना होगा, तो कार्बन एगो कार्बन 2 गो कार्बन होता है, तो क्या होता है, तो एथिल बोलते हैं ना एथिल। अब क्या लिखेंगे, एथिल, या इथाइल भी कोनो कोनो कहता है, एथिल के जगह क्या कहता है, तो इथाइल। तो हम जो है यहाँ पे इथाइल भी लिख सकते हैं, इथाइल, NH, तो ये क्या कहेंगे, एथाइल एमीन, ठीक है, एथाइल एमीन का नाम हुआ NN डाई मेथिल एथाइल एमीन। अच्छा आपसे हमारा प्रश्न है कि कौन के डिग्री एमीन है, बता सकते हैं। तो देखिए ये एमीन जो है ये के गो से जुड़ल है, 1 गो कार्बन 2 गो कार्बन 3 गो, तो इसको आप कह सकते हैं कि 3 डिग्री एमीन है, ठीक है,
चलिए ये भी आप लिख सकते हैं नाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकर आप नाम बताइए IUPAC नाम। तो सबसे पहले कार्बन गिनते हैं, तो कार्बन 1 2 3, 3 गो कार्बन है। कितने से गिनेंगे, जेने से आप गिनिए, एनहू से गिनिएगा तो 1 2 3 आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए दूसरा नंबर पे क्या है, दूसरा नंबर पे ब्रोमो है, तो 2 ब्रोमो लिखेंगे ना, 2 ब्रोमो। चलिए 2 ब्रोमो लिखें। उसके बाद जो है क्या है, तो उसके बाद जो है CO एजा ऐसे है CO, तो इसको जो है क्या लिखेंगे, तो 2 ब्रोमो। अब कार्बन जो है के गो है, तो कार्बन जो है 3 गो है, 3 गो कार्बन के हमने के क्या कहते हैं, तो 3 गो कार्बन के क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं, प्रोप। तो 2 ब्रोमो प्रोपे आही हाई देखिए NH2 एक से जुड़ल है, तो प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड इसको कहेंगे। बात समझ गए, तो एकर नाम होगा 2 ब्रोमो प्रोपेनामाइड, ठीक है। अब देखिए एकर नाम लिखे ला कहा है, तो एकर लिख सकते हैं कि हमरे लिखे पड़ेगा। अरे यार तो के देखो नाम हंसवा दिले है सब। तो देखिए NH से जो है CH एगो जुटल है, तो Na वाला ज्यादा है, तो 1 2 गो तो Na पहले जोड़ लीजिए। हाई का लिखेंगे पहले, देखिए एजा देखिए एक से 2 गो था जुटल, तो हमने के का लिखे थे N डाइमेथिल, एक से एगो जुटल है, तो का लिखेंगे N मेथिल लिखेंगे, एक गो जुटल है। अब फिर जो है ये पूरा के हमनी के गिने थे, तो अभी पूरा के हमनी के गिनेंगे तो क्या होगा, तो देखिए ये जो डाइमेथिल, तो ये डाई तो 2 गो नहीं था, तो खाली मेथिल लिखे, मेथिल। और उसके बाद क्या लिखे थे, इथाइलेमिन, तो इथाइलेमिन लिख दीजिए। ई जो है नाम हो गया इथाइलेमिन। बात समझ गए। IUPAC नाम आपको नहीं लिखे आता है, यूट्यूब पे आप हमारे वीडियो देख सकते हैं कि IUPAC नाम जो है हमनी के कैसे लिख सकते हैं, ठीक है सर। तो ये सब बात है, तो तीनों के जो है नाम, तीनों के तीनों जो है ना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है ना पूछ चुका है, अब फिर हो सकता है कि पूछेगा, तो ये याद रखिएगा। अब की का दिले है, तो आपकी नाम दे दिले है और एक संरचना लिखेला है 2 ब्यूटेनॉल। 2 ब्यूटेनॉल, ब्यूट मतलब क्या होता है, 4 होता है, 4 गो कार्बन होता है, नॉल लगल है, मतलब कि OH समूह जुटल होगा कितना नंबर पे, 2 गो। तो आप तो आराम से लिख सकते हैं ब्यूटेनॉल, 4 गो कार्बन बना दीजिए, 1 2 3 और 4। दूसरा का नंबर पे जो है OH समूह होना चाहिए, तो Na से 2 चाहे Na से 2, मान के चलिए Na से OH समूह हो गया 2 ब्यूटेनॉल। अब जो है संतुलित कर दीजिए, H एजा 3 गो लगेगा, H एजा 1 गो लगेगा, एजा जो है 1 गो लगेगा, एजा 1 गो लगेगा, 2 गो लगेगा एजा, और यहाँ पे जो है 3 गो लगेगा। देख लिए ये सब, तो हो गया इसका नाम। अब जो है यहाँ पे कहा है NN डाइमिथाइल मिथेनामाइन। भाई देखे तो NN डाइमिथाइल का कहा है मिथेनामाइन, मतलब कि एकरा में से खाली जो है आपको क्या करेला है, तो बस मिथेनामाइन कहा है, तो एथिला ये जैसे एगो खाली हई हटा दीजिए, ठीक है। तो एकर नाम, एकर सूत्र का हो जाएगा CH3 और फिर N, आ N के ऊपर एगो CH3 Na आ एगो जो है CH3 Na हो जाएगा, हो गया। देखिए तो एथिलामाइन काहेला था, तो एथिल 2 गो कार्बन था, तो एगो कार्बन खाली चेंज कर देंगे, मिथेनामाइन हो जाएगा। देख लिए, तो एकर जो है संरचना ई हो गया। एजा लिखल है 2 एमिनोटोलुइन, 2 एमिनोटोलुइन, तो टोलुइन बनावेला है। एमीन जो है दूसर का नंबर पे है। टोलुइन कैसे बनता है, आइए सर बनाते हैं। टोलुइन अगर जो है बेंजीन रिंग के ऊपर, बेंजीन रिंग देखे हैं, एकरा ऊपर अगर CH है तो ये टोलुइन कहलाता है। गिनती एजा से शुरू करेंगे, दूसरा नंबर एजा आएगा यानी NH2, तो ये का बनेगा 2, ये तो बन गया 2 एमिनोटोलुइन, ये स्ट्रक्चर बन गया। आपको जो है ना केमिस्ट्री हम पढ़ाए होंगे बउआ के तरह, सर पूरा पढ़ाए हैं साल भर, चिंता मत कीजिए। तो ये जो है आप सीख गए। अब जो है आइए एगो क्वेश्चन आया है, पहला चैप्टर से आ गया है, CaCl के बनावट का संक्षिप्त विवरण दीजिए। भाई बउआ वाला क्वेश्चन है, लेकिन अगर भेटा जाए ना तो बुखार लगा देता है। CaCl के बनावट का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो आपको पता होगा, अगर हम आपको कभी पढ़ाए होंगे या आप हमसे केमिस्ट्री पढ़े हैं, तो CaCl जो है ना कैसन बनाता है, तो केंद्रीय घनाकार जो है संरचना बनाता है। केंद्रीय घनाकार, BBC का नाम सुने हैं, केंद्रीय घनाकार। CS जो है बीच में होता है, प्लस होता है, केंद्र में होता है। Cl जो है ना बाकी एकर किनारे पे होता है। Cl जो है कहाँ होता है, तो एकर जो है किनारे पे होता है, मालूम है। तो Cl किनारे पे होता है, मालूम हो जाना चाहिए। तो अब जो है आपसे पूछेगा कि CaCl जो है बनावट की व्याख्या करना है, तो आप लिखेंगे कैसे, तो
तो CHCl जो है केंद्रीय घनीय जालक बनाता है। क्या लिखेंगे कि CHCl केंद्रीय घनीय जालक बनाता है, जिसमें CS परमाणु केंद्र में होता है और Cl परमाणु जो है उसके किनारों पर होता है। अब फिर आगे लिखेंगे कि इसमें टोटल कणों की संख्या 2 होती है और CHCl की जो है समन्वयन संख्या जो है 8 होता है। इतना अगर आप लिख देंगे ना तो 2 नंबर के जगह 4 नंबर मास्टर दे देगा। कहाँ हम बोले हैं तो CSCl का बनाता है तो केंद्रीय घनीय जालक बनाता है, जिसमें जो है CS केंद्र में होता है और Cl जो है कोनों पर उपस्थित रहता है। क्या होता है तो इसमें टोटल कणों की संख्या 2 होती है और एक समन्वयन संख्या जो है 8 होता है। ठीक है बालक, चलिए वेरी गुड। तो ये जो है क्वेश्चन आप कर लिए होंगे सर, हमें उम्मीद है। चलिए टोलेन अभिकर्मक का है, आइए मम्मी, टोलेन अभिकर्मक जो है का है, आइए तनी समझाते हैं। टोलेन अभिकर्मक जो है AgNO3 को कहते हैं, मालूम है आपको Ag2NO3, इसको जो है हमनी के कहते हैं टोलेन अभिकर्मक के। आई टोलेन अभिकर्मक का काम है कि कीटोन से एल्डिहाइड को अलग करना है। तो आपसे पूछा है कि टोलेन अभिकर्मक का है, तो टोलेन अभिकर्मक जो है कीटोन से एल्डिहाइड को अलग करने वाला एगो अभिकर्मक है, जो कैसा होता है तो Ag2NO3 होता है। बात समझ गए? चलिए इतने आपको लिखेला था। अब जो है विशिष्ट चालकता एवं मोलर चालकता में अंतर बताइए। ये जो है हम क्वेश्चन आपको तीसरा चैप्टर में जो है हो सकता है पढ़ाए होंगे, ठीक है, हो सकता है का पूरा पढ़ाए होंगे। तब विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता क्या है तो तनी समझिए। विशिष्ट चालकता में 1 मोल होता है और मोलर चालकता में 1 ग्राम होता है। आप कहेंगे सर ये कैसे हो गया, आइए समझाते हैं। किसी वैद्युत अपघट्य के 1 मोल युक्त विलयन का आयतन के गुणनफल को विशिष्ट चालकता कहते हैं। फिर से सुनना, विशिष्ट चालकता क्या है? किसी वैद्युत अपघट्य के 1 मोल युक्त विलयन के आयतन के गुणनफल को विशिष्ट चालकता कहते हैं। मोलर चालकता कहते हैं, किसे कहते हैं तो किसी वैद्युत अपघट्य के 1 ग्राम विलयन के गुणनफल को का फिर से सुनना, किसी वैद्युत अपघट्य के 1 ग्राम विलयन के आयतन के गुणनफल को 1 मोलर चालकत्व कहते हैं, मोलर चालकत्व कहते हैं। बात समझ गए कि मोलर विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता में बस फर्क कितना है, तब विलयन में जो है 1 मोल युक्त होना चाहिए और एकड़ में जो है 1 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, तो उसी के आयतन के गुणनफल को हमनी के कहेंगे काची, तब विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता। ये सब बउआ के तरफ पढ़ना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर ले। हम लोग 14 क्वेश्चन पढ़ लिए हमनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया यार, आजा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, लवण सेतु का है भाई, तनी बताइए। लवण सेतु आपको हम पढ़ाए हैं ना सर। देखिए लवण सेतु का होता है तो ये 2 वैद्युत अपघट्य के विलयन है और 2 वैद्युत अपघट्य को जोड़ने वाली जो एगो पुल होती है, सेतु होती है, इसी सेतु को हमनी के क्या कहते हैं तो लवण सेतु कहते हैं। क्या कहते हैं? लवण सेतु। हम उल्टा लिखें, पहले सेतु लिख दिए, तो इस सेतु को लवण सेतु कहते हैं। तो आप कहेंगे कि सर हो गया, ऐसे ही लिखना है? नहीं लिखना है ऐसे। लवण सेतु का है तो लवण सेतु क्या करता है कि 2 वैद्युत अपघट्यों को आपस में जोड़ने का काम करती है और जोड़ती है तो ये क्या करती है तो दोनों वैद्युत अपघट्य के आवेश को जो है उदासीन बनाए रखती है। और लवण सेतु में काची भरल रहता है तो K2SO3 भरल रहेगा, चाहे KCl भरल हो सकता है, ये दोनों में से कोनो एगो जो है भरल रह सकता है। तो आप कहेंगे कि लवण सेतु क्या है तो लवण सेतु एक प्रकार का सेतु है जो 2 वैद्युत अपघट्यों को आपस में जोड़े रखने का काम करती है, जिसके उसका विभवांतर जो है ना ज्यादा हो ना कम हो, एकदम उदासीन बनल रहे। अब कहेगा कि उसका उपयोग क्या है तो इसका उपयोग जो है कि दोनों वैद्युत अपघट्य को उदासीन बनाए रखना। ठीक है, चलिए वेरी गुड। लवण सेतु, लवण सेतु काची के बनल होता है, ओकरा में काची भरल रहता है तो समझ लेना। लवण सेतु में K2SO3 भरल रहता है, K2SO3 चाहे KCl। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अभिक्रिया का औसत और तात्क्षणिक वेग का है, एकदम बउआ के तरह इसको हम पढ़ाए होंगे कि अभिक्रिया का औसत वेग का होता है और तात्क्षणिक वेग का होता है। तो औसत वेग, जब कोई अभिक्रिया का अभिकारक उत्पाद में परिवर्तन होने की सांद्रण के औसत दर को हमनी के कहते हैं औसत वेग।
कोई रिएक्शन हो रहा है, अभिक्रिया हो रहा है, क्रिया हो रहा है, उसका अभिकारक उत्पाद में जो है कितना देर में बदला है, जब उसका औसत वेग हम लोग निकालेंगे उसी को औसत वेग कहते हैं, यानी औसत चाल। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे? तो औसत वेग लिख के डैश देंगे कि किसी अभिक्रिया के अभिकारक जब उत्पाद में बदलता है तो बदलने की सांद्रण की दर को हमनी के कहते हैं औसत वेग। तात्क्षणिक वेग किसे कहते हैं? तो कोई अभिक्रिया किसी क्षण जब अभिकारक से उत्पाद में बदल जाता है तो उसी नियत समय को हमनी के कहते हैं तात्क्षणिक वेग। अगर आपको याद नहीं होता है तो फिर से रिपीट हम कर देते हैं कि औसत वेग क्या होता है। तो कोई अभिक्रिया के अभिकारक जब उत्पाद में बदलता है तो उसके सांद्रण के औसत वेग को ही, उसका सांद्रण के परिवर्तन दर को हमनी के औसत वेग कहते हैं। इसको औसत तात्क्षणिक वेग, तो किसी अभिक्रिया के जो है अभिकारक जब उत्पाद में परिवर्तित किसी क्षण हो जाता है, किसी क्षण मतलब कि कभी भी हो सकता है, तो उसी को हमनी के कहते हैं तात्क्षणिक वेग। ठीक है, तुरंत हो जाता है। अब जो है अवशोषण और अधिशोषण में अंतर बताना है। अवशोषण का अधिशोषण में अंतर, तो अवशोषण अधिशोषण लिखेंगे कि निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ आप अवशोषण लिख दीजिए, एक तरफ अधिशोषण लिख दीजिए। अवशोषण का होता है तो अवशोषण जो है सतह के अंदर होता है। अधिशोषण का होता है तो अधिशोषण जो है सतह के बाहर होता है। अवशोषण का होता है तो अवशोषण जो है, देखिए रसगुल्ला देखें, रसगुल्ला के अंदर रस भरल रहता है तो वो क्या है? अधिशोषण है। लेकिन एथी अवशोषण है जेकर अंदर चल जाए पानी। ठीक है, अधिशोषण का है तो बिछौना पे पानी गिर गया तो बिछौना के ऊपर रहता है, बाद में अंदर जाता है तो वो अधिशोषण है। जैसे कि दीवार पे धूल मिट्टी का चिपक जाना अधिशोषण है। ठीक है, तो अवशोषण और अधिशोषण में अंतर कैसे लिखेंगे? तो अवशोषण जो है क्या है? तो अवशोषण जो है सतह के अंदर होता है, अधिशोषण जो है सतह के अंदर और बाहर दोनों होता है। अवशोषण जो है हमेशा सामान्य वेग से होता है, अधिशोषण शुरुआत में तेज होता है, बाद में जो है नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, अवशोषण जो है पृष्ठीय घटना है, अधिशोषण जो है पृष्ठीय और अंतः दोनों घटना है। ये सब अंतर है, लिख लीजिएगा बउआ वाला। गालक तथा धातुमल में क्या अंतर है? चलिए इसको भी लिखेंगे। गालक तथा धातुमल में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ गालक लिख देंगे, एक तरफ धातुमल लिख देंगे। देखिए गालक का है, कोई भी जब पदार्थ का हमनी के निष्कर्षण करते हैं, चाहे कोई भी अयस्क का जब हमनी के निष्कर्षण करते हैं तो उसमें कुछ अशुद्धियां होती है, जो उसका गलनांक कम होता है। मतलब कि कोई पदार्थ डाल देंगे तो गल जाएगा, वही में गल के मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उसी अशुद्धियों को दूर करने के लिए बाहर से जो पदार्थ है डाला जाता है, जो उसको गला देता है, उसी पदार्थ को गालक कहते हैं। धातुमल का होता है तो अशुद्धि और गालक से जो मिल के पदार्थ बनता है उसे हमनी के धातुमल कहते हैं। ठीक है, तो धातुमल का होता है तो अशुद्धियों को जो है बाहर निकाल देता है, क्रिया करके अशुद्धियों को बाहर निकालने का काम जो है धातुमल करता है। बातें समझ में आपको आ रही है? हमें उम्मीद है कि आप जो है इस वीडियो के बाद कहीं आंसर दोबारा नहीं देखेंगे। ठीक है, तो गालक तथा धातुमल में अंतर जो है आप लिख लीजिएगा। गालक जो है क्या है? तो गालक भी जो है अशुद्धियों को दूर करने में ही काम आता है, धातुमल भी जो है अशुद्धियों से क्रिया करके धातुमल बनता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन 18 नंबर एगो पूछा, थी 19 नंबर होना चाहिए, लेकिन हमारे टाइपिस्ट जो है सब तनी तेज है तो 18 के बाद 19 आता है। कम आणविक द्रव्यमान वाले एल्डिहाइड जल में अधिक घुलनशील होते हैं, काहे? तो कम आणविक द्रव्यमान वाले एल्डिहाइड जल में अधिक घुलनशील होते हैं क्योंकि ये जल जो है का है, तो जल जो है OH के साथ जो है, यानी जल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो जल में हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण जो है जल का है ध्रुवीय है। वैसे ही जो है आणविक द्रव्यमान अगर एल्डिहाइड के कम हो जाता है तो ये भी जो है ध्रुवीय हो जाता है, जिसके कारण जो है ना ये दोनों जो है एल्डिहाइड जो है जल में घुल जाता है। अब कहेंगे सर ये हमारा समझ में नहीं आया, आप तनी एक बार फिर से बताइए। चलिए आइए बताते हैं। क्वेश्चन कहा है कि कम आणविक द्रव्यमान वाले एल्डिहाइड जल में अधिक घुलनशील काहे होते हैं? तो याद आपको रखना है
कि कम आणविक द्रव्यमान वाले एल्डिहाइड जो है क्या होते हैं, तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि आप कहेंगे अंतराण्विक बल जो है ना कार्य करता है। अंतराण्विक बल कार्य करने के कारण जो है उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड की उत्पत्ति होती है और जल भी जो है एगो हाइड्रोजन बॉन्ड का ही निर्माण करता है। तो ये दोनों जो है ध्रुवीय हो जाता है, जिसके कारण कम आणविक द्रव्यमान वाले एल्डिहाइड जल में अधिक घुलनशील होते हैं। बात समझ गए? वेरी गुड। आगे जो है आपसे कहा है कि तीनों के जो है नाम लिख दीजिए। नाम जो है आपको अगर नहीं आता है लिखे तो हम भाई यूट्यूब पे पूरा बताए हैं। क्या बताए हैं? तो आपको ट्रिक बताए हैं कि जटिल यौगिकों का नामकरण हमनी के कैसे करते हैं। आपको जो है नाम लिखे आना चाहिए। अगर आप नाम लिखे नहीं आएगा नाम लिखे तो ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन छूटेगा, सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन छूटेगा। तो हम ये तीन गो जो है आपको जो है का दे रहे हैं, तो पहले समझ जाना। पहले आप YouTube पे वीडियो सर्च कीजिए कि जटिल यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं। हमारा वीडियो आएगा, उसको देख के आप पहले सीख जाइए। 30 मिनट के वीडियो है, बउआ की तरह हम आपको सिखाए हैं। दुगुना स्पीड में आप देख लीजिएगा, 15 मिनट में देख लीजिएगा और वो सीख लीजिए। आई तीनों हम आपके लिए होमवर्क छोड़ देते हैं, कमेंट बॉक्स में तीनों के हमारा जो है आंसर चाहिए, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं, इस वीडियो को आप देखे हैं तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिनका एग्जाम जो है इस बार है। केमिस्ट्री के बस लास्ट सेट बच गया है, सेट नंबर 5। उसके बाद जो है ना अब जो है आप केमिस्ट्री जो है बउआ की तरफ बना के आएंगे। ऑब्जेक्टिव भी करवा दिए, सब्जेक्टिव भी करा दिए। तो वीडियो आप देखे हैं तो इसे शेयर कीजिए और वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।